नमस्कार, मैं प्रवीण आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी की प्रिपरेशन भी जबरदस्त चल रही होगी। सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। जब एक पिता अपनी जायदाद को अपने बेटों या अपनी बेटियों में बांटता है तो वहां पर दो केस बनते हैं। या तो कुछ समय के बाद उनका ब्याज बराबर होता है या फिर कुछ समय के बाद उनका मिश्रधन बराबर हो जाता है। तो आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और एक बहुत प्यारी सी हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, और हिंदी वाले भी अब इंग्लिश में ही लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं कि जब ब्याज बराबर होने का मतलब क्या है। जब ब्याज बराबर हो तो इसका मतलब केवल इतना सा है कि एक पिता है और उसके दो पुत्र हैं, ए और बी। ए और बी, और अब इनके पिता ने एक राशि को बांटा है भाई, जिसमें से पी राशि तो ए को मिली है। ए को क्या मिला जी? पी राशि मिली है। तो मैंने ऐसा माना है यहां की रेट R% है और यहां का जो टाइम है वो T ईयर्स है, T साल है। और जो बी को जो राशि मिली है वो P1 है, R1 रेट से T1 समय के लिए। यदि दोनों का ब्याज बराबर है तो क्या होगा? तो अभी आपका जवाब होगा सर यहां पर PRT बाय 100 लगा दिया आपने, T बाय में 100, और ये यदि ब्याज बराबर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा P1 R1 मल्टीप्लाई में T1 बाय में 100। ये चीज बराबर होनी चाहिए। 100 से 100 तो जी कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप क्या चीज देख पा रहे हैं? तो यहां से आप ये चीज देखोगे कि P बाय में P1 क्या होगा। तो आपका जवाब होगा R1 बाय में T1 बाय में RT, है कि नहीं? यदि आप इसको दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यदि आपको P रेशो P1 लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा 1 बाय RT रेशो 1 बाय R1 T1। इसका मतलब ये हो गया है यदि इनको आफ्टर सम टाइम ब्याज बराबर मिल रहा है तो इस पिता ने अपनी उस राशि को इन दो रेशो में बांटा होगा। यही बात आप लोगों को मुझे बतानी थी। ये आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। जब ब्याज बराबर होगा तो फिर राशियों को हम ऐसे बांटेंगे। यदि ब्याज बराबर है तो फिर हम उस राशि को हम इन दो रेशो में बांटेंगे। यदि बच्चे 3 हो, यदि उसके 3 पुत्र होते तो 1 बाय R2 T2 भी आ जाता भाई। यदि 4 होते, और 4 से ज्यादा कहां, ठीक है। यदि 3 होते तो फिर R2 T2 भी आ जाता, ठीक है। ये तो वो केस है जब ब्याज बराबर है। ये तो वो केस है जब ब्याज बराबर है। ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही सिखा दिया जी बनाना। लोग केवल इतना बताते हैं, केवल इतना, बस सीधा इसको बता दिया। मैंने आपको ये बात सिखा भी दी है कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। ये यहां से बनता है, ठीक है। यदि ब्याज की जगह यदि उनका मिश्रधन बराबर हो तो सीधा ही आपको ये चीज बताने वाला हूं कि जब मिश्रधन बराबर हो, जब अमाउंट बराबर हो तो क्या होगा। तो फिर जब P रेशो P1 जो होगा ना, उसको ऐसे लिखा जाएगा 100 प्लस RT, और सेकंड वाली का रेशियो होगा 100 जमा R1 T1। यदि कोई तीसरा भी है तो फिर 100 जमा R2 T2 आ जाएगा। यही बात है। यदि अमाउंट बराबर है तो बाय में 100 करके ऐड करते हैं। यदि केवल ब्याज बराबर है तो रेट मल्टीप्लाई टाइम का रेशो लेते हैं। वो भी मैं यहां पर जी लिख देता हूं। ये तो है जब अमाउंट बराबर है। यदि ब्याज बराबर होता इनका तो फिर आप P रेशो P1 रेशो P2 को कैसे बांटते? तो आपका जवाब होगा RT 1 बाय R1 T1 1 बाय R2 T2। फिर हम इनको ऐसे बांटते यदि ब्याज बराबर होता तो। इतनी सी बातें जान पा रहे हैं? तो फिर चलिए आगे बढ़े। तो एक सवाल ले रहा हूं, जब ब्याज बराबर हो इस पे,
इसको हम हटा रहे हैं जी। ये लो, एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं मैं ताकि आपको ये बात बता पाऊं कि इनको बांटें कैसे। जैसे एक छोटा सा सवाल आप लोगों के सामने है, 12,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि पहले पर 12% की दर से 3 साल का ब्याज और दूसरे पर 16% की दर से 4.5 साल का ब्याज आपस में बराबर है। तो पहले और दूसरे हिस्से का अनुपात बताइए। पहले और दूसरे हिस्से का अनुपात बताइए भाई। जैसे 12,000 रुपए को बांटना, आज की क्लास का सवाल नंबर पहला ये, ठीक है। और अब उसने साफ बोला है कि इनका ब्याज बराबर है। तो मैं पहले ही आपको ये बात बता चुका हूं कि जो जो पहला हिस्सा है वहां पर रेट 12% है और समय 3 साल है। जो दूसरा हिस्सा है वहां पर रेट कितनी है, 16% है और समय 4.5 साल है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया, यदि इनकी राशियों का अनुपात आपको बताना है तो 1 में 12 तिया कितना 36 और यहां पर 16 गुना में कितना 9/2, ये कितने पर 8 पर। इसका मतलब ये हो गया 1/36 रेशो 1 कितना 72। यदि आप इसको सोल्व करते हैं ना तो ये आएगा 2:1। यही वो रेशो है जिसमें पहला और जो दूसरा भाग बांटा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाता, फर्स्ट हो जाता। यदि आपको ये भी सोल्व करना नहीं आता तो आप जैसे 36 एकम 36 होता है, 36 दूनी 72 होता है, तो फिर इस 2 को यहां पर लिख दो, इस 1 को यहां पर लिख दो, 2:1 आ जाएगा, है ना। तो जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर आएगा वहां पर ये बात मैं आपको बड़ी डीपली बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए आप इतनी सी बातें जान लें। तो आगे बढ़े, चलिए जी देख लेते हैं। इसी पर दूसरा सवाल भी जो है वो भी बड़ा शानदार सवाल रहने वाला। जरा देखिएगा भाई, दूसरा सवाल क्या है कि 26,000 रुपए को दो हिस्सों में इस प्रकार से बांटा गया है कि 10% की दर से 5 साल का ब्याज और 9% की दर से 6 साल का ब्याज आपस में बराबर है। तो फिर दोनों हिस्से बताओ क्या क्या होंगे। यार अब की बार ना उसने रेशो नहीं पूछी, सीधा हिस्से पूछ लिए, ठीक है। तो यार फिर से वही बात है, जैसे P/P1 मैंने क्या बताया आपको, 1/R और T, फिर 1 में R1 T1, है कि नहीं। अब उसने इसको बोला है सीधा, क्या बोला है, 1/10 गुना 5 मतलब 50, 1/9 गुना 6 मतलब 54, 1/50 रेशो 1/54। जरा काट के देखते हैं इसको भाई, 2 पे ये 25 और ये कितना 27, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है चीजें 27/25 में होंगी, चीजें 27/25 में। इसका मतलब ये हो गया, यदि टोटल राशि 52 थी, यदि टोटल राशि 52 थी तो पहला हिस्सा 27 था और दूसरा हिस्सा 25 था। सवाल में इस 52 की वैल्यू 26,000 दे रखी है जी। सवाल में इस 52 की वैल्यू 26,000 दे रखी है। ये कितने पे जाएगा, ये जाने वाला है जी 5 पे, ये जाएगा 5,000 पे, नहीं ये जाएगा जी 500 पे, सॉरी, ठीक है। अरे हम जानते हैं जी 52 पंजे 260 होते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो बची हैं, सीधे लगा दो। आप एक बात बताइए, यदि एक की वैल्यू सवाल में 500 है तो फिर 27 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 पंजे होते हैं 135 और पीछे 2 जीरो चिपकाई गई है, और ये 25 पंजे होते हैं 125, पीछे 2 जीरो चिपका दो, बस यही वो राशियां हैं जिनको बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता। इतनी सी बात आपको ये बतानी थी, जब ब्याज बराबर हो जब ये काम करना है आपको, जब ब्याज बराबर हो जब ही ये काम करना है, ठीक है। हाँ मैं एक सवाल ऐसा भी ले रहा हूं जिस पर मिश्रधन बराबर हो, जहां पर मिश्रधन बराबर हो जाता है। आपने इसको कॉपी किया, तो आगे बढ़े।
चलिए जी हम आगे बढ़ रहे हैं और एक सवाल हम ऐसा भी ले रहे हैं जहां पर मिश्र धन बराबर हो जाता है। सवाल नंबर 3, जब मिश्र धन बराबर हो, जब मिश्र धन बराबर हो। मैं एक ही टाइप के 7-8 सवाल नहीं लेने वाला हूं, आप एक सवाल से भी ये बात जान पाएंगे, है ना। एक सवाल जब मिश्र धन बराबर हो तो क्या हो सकता है, जैसे 1,20,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि 18 साल का होने पर दोनों बेटों को समान धन मिले। समान धन मिलने का मतलब यह है कि मिश्र धन क्या है, उनका बराबर है। चलिए जी, अब उसने बोला है कि अभी एक पुत्र 12 साल का है, इसका मतलब मैंने ऐसा मान लिया कि पुत्र ए है और 2 पुत्र हैं जी बी है, ठीक है। ए और बी 2 पुत्र हैं। ए अभी 12 साल का है, उसने साफ बोला है कि 18 साल बाद, और ए यदि अभी 12 का है तो इसका मतलब ए का जो समय हो गया वो क्या है, 6 साल है। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। यदि अभी एक पुत्र 12 का है और जो दूसरा पुत्र वो अभी 14 का है, यदि बी अभी 14 साल का है तो जी 18 साल का होने में अभी 4 साल बाकी है, मतलब बी का समय कितना है, 4 साल है। चलिए जी ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% है, यहां पर भी 5% है और बी के पास भी 5% है, उनको समान धन मिले, मतलब मिश्र धन समान हो। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि मिश्र धन बराबर है तो 1/100 जमा होगा, 100 जमा RT होगा, और जो दूसरा हिस्सा होगा 1/100 जमा R1T1 होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो 6 पंजे कितना, 30, ये 130 हो जाएगा। 5 चौके 20 जमा 100, 120 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब 12:13। इसका मतलब यह है यदि उस व्यक्ति के पास 25 रुपए हैं तो उसने एक को 12 रुपए दिए होंगे और दूसरे को फिर 13 रुपीज दिए होंगे, जिससे 18 साल का होने पर उनको समान मिश्र धन मिलेगा। लेकिन उसके पास तो कितने हैं, 1,20,000 है, मतलब सवाल में इस 25 की वैल्यू ही 1,20,000 रुपए है। यदि 25 की वैल्यू 1,20,000 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, ये 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 4800 रुपए हो जाएगी। एक की वैल्यू 4800 रुपए है, एक की वैल्यू 4800 रुपए है। तो फिर इस 12 की वैल्यू कितनी, 12 0 0 12 अट्ठम 96, 6 12 1 नहीं 12 चौक 48, 48 और 9 कितने 57, इसका मतलब 57,600 रुपए तो ए को मिला होगा, और जो बाकी बचेगा 62,400 ये फिर बी को मिला होगा। इतनी सी बात आपको बतानी थी, ये बात आपको याद रखनी है। जब केवल ब्याज बराबर होना तो सीधा मल्टीप्लाई करना है आर के साथ टी को, लेकिन जब मिश्र धन बराबर हो आर को टी से मल्टीप्लाई तो करना ही है, फिर उसमें 100 भी जोड़ना है, फिर उसमें 100 भी जोड़ना है। ये बात आपको याद रखनी है, समझनी है। तो आगे बढ़े, चलिए जी देख लेते हैं आज की क्लास का अपना सवाल नंबर 4 क्या होने वाला है। आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ चलिए इसको हटाते हैं, जरा देख लेते हैं जी सवाल क्या है अपना अगला आज की क्लास का सवाल नंबर 4। क्या बोल रहा है, यदि एक पी ने साधारण ब्याज पर 7,000 रुपए उधार लिए और 3 साल के बाद उसने 3,000 रुपए चुकाती है, और उधार लेने वाली तारीख से 5 साल के बाद उसने 5450 रुपए देकर अपना खाता स्थित करा, तो ब्याज दर बताओ क्या होगी। यहां पर रेट निकालनी है जी, ब्याज की दर। वो क्या बोल रहा है सवाल में, देखिए मैं आपको एक डायग्राम से ये बात बता रहा हूं। यहां पर ये जो पी नाम का व्यक्ति है, इसने 7,000 रुपए लिए, और उसके बाद यहां पर ये समय हुआ जी 3 साल। उसने 3 साल के बाद ये जो
3,000 रुपए वापिस किए, ये जो 3,000 रुपए वापिस किए, मैं यहां पर लिख भी देता हूं वापिस किए। तो अभी आप एक बात बताइए, अभी उसके पास फिर 4,000 रुपए बचे होंगे, अब उसके पास 4,000 रुपए बचे होंगे। इसका मतलब यह है कि अब ब्याज 4,000 पर लगेगा। ये 4,000 रुपए जब उसने 2 साल के बाद, उसने साफ बोला है कि जब उसने लोन लिया था वहां से 5 साल के बाद, भाई मतलब ये जो 3 साल है ये तो यहां पर हो गया, 2 आगे जाएंगे। 2 साल के बाद उसने फिर कितने चुकाए हैं? 5450 रुपए, 5450 रुपए। आप एक बात बताइए जी, भाई उसने लोन लिया है 7,000 रुपए का, और फिर उसने चुकाए कितने? जैसे ये 3 और ये 5, 8,450 रुपए उसने वापस किए, 8,450 रुपए उसने वापस किए हैं। लोन 7,000 का था, 8,450 वापस किए। इसका मतलब जो 1,450 रुपए है वह ब्याज लगा है कि नहीं? ये जो 1,450 रुपए हुआ है यही ब्याज है। ये ब्याज बना कैसे? ये ब्याज कैसे बना? 7,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज, 7,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज 8% की दर से, ये लो जी। फिर अब जैसे उसने ये 3,000 रुपए तो वापिस किए हैं, तो अब ब्याज लगेगा 4,000 रुपए पर 2 साल के लिए, 8% रेट पर बाय में 100। यही ब्याज मिलकर क्या बना रहा है? 1,450 रुपए बना रहा है। जरा सोल्व करके देखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो आउट, 2 जीरो से 2 जीरो आउट, 7 या 21 मतलब कि 210 आर जमा में ये 80 आर, और ये मिलके कितना बना रहा है? 1,450। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, यहां पर आएगा जी 29 आर इज इक्वल टू 145। आर की वैल्यू आ जाएगी 5% वार्षिक। ये लो जी, ये ऐसे करते हैं सवालों को। जैसे उसने साफ बोला है कि 7,000 रुपए लिए हैं, फिर 3 साल के बाद उसने फिर 3,000 रुपए वापिस किए, मतलब अब ब्याज 4,000 पर लगेगा। 2 साल के लिए 5450, 7,000 लोन लिया था, वापिस कितने दिए हैं? यहां पर ये दिए हैं जी उसने 3,000 और ये दिए हैं 5450, मतलब टोटल उसने 8,450 रुपए वापिस किए हैं। तो ब्याज कितना लगा? 1,450। ये 1,450 ब्याज बना कैसे? ये 1,450 ब्याज बना कैसे? 7,000 रुपए पर ये 3 साल के लिए ब्याज, ये 4,000 रुपए पर 2 साल के लिए ब्याज, मिलके 1,450 बना रहे हैं। आर बता देंगे। तो ऐसे करते हैं सवालों को, ये होता है तरीका करने का। जान पाएंगे इतनी सी बातें तो फिर आगे बढ़े। तो एक और देख लेते हैं जी इसके जैसा सवाल, ये लो, इसको मिटा दें। चलिए जी, इसको हम मिटा रहे हैं और एक और सवाल इसके जैसा आप लोगों के सामने आ रहा है। ये लो, सवाल नंबर 5। क्या बोल रहा है कि मीरा ने 3,500 रुपए उधार लिए, 3 साल के बाद उसने 1,500 चुकाए हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि 3,500 उधार लिए हैं, 3 साल के बाद चुकाए, मतलब 3 साल तक इसी पर ही ब्याज लगा है। यहां पर कितने वापिस किए हैं उसने जी? 1,500। अब ब्याज कितने पर लगेगा? 2,000 रुपए पर, 2 साल के लिए लगेगा, 2 साल के लिए लगेगा। और 2 साल के बाद उसने कहा जी टोटल 5 साल के बाद, यहां पर 3 यहां पर 2, 2,700 कितने चुकाए हैं? 2,725 रुपए, 2,725 रुपए। यार उसने उधार लिए थे 3,500 रुपए और उसने चुकाए कितने हैं? यहां पर ये 1,500, ये 2,725, ये कितने हो गए? ये हो गए हैं जी 4,225 रुपए, 4,225। भाई 3,500 उधार लिए थे, वापिस करने की बारी आई तो 4,225 रुपए चुका रहे, तो ब्याज कितना मिला? तो आपका जवाब होगा 725 रुपए। ये 725 रुपए ब्याज बना कैसे है? आपको यही तो बात समझनी है। ये जो 3,500 रुपए यहां पर लगा 3 साल के लिए ब्याज, मतलब 3,500 गुना 3 साल गुना में आर बाय में 100 जमा,
फिर 2000 रुपए पर 2 साल के लिए लगा, 2000 गुना में 2 गुना में R बटे में 100, यही तो मिलके क्या बना रहा है, 725 रुपए ब्याज बना रहा है, यही ब्याज है। जरा सोल्व करते हैं, जैसे 35 दिया 105 होते हैं, 105 R और ये 20 दूनी 40 R इज इक्वल टू 725 है, ये कितना 145 R इज इक्वल टू 725। यदि आप सीधा नहीं काट सकते तो फिर आप इनको जी 5 से काट लीजिए, जैसे 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 पंजे 45 R। और आप लोग जानते हैं जी 29 पंजे 145 होते हैं, यहां से भी R क्या आएगी, 5% आएगी, यहां से भी रेट क्या आएगी, 5% आएगी। इतनी सी बातें आप लोगों को सोल्व करनी थी, ठीक है। तो बस आज की हम अपनी इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रख रहे हैं, मैं छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोग रोज थोड़ा थोड़ा सा पढ़ें। अरे एक बार में ज्यादा पढ़ के क्या हो जाएगा, रोज आप लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ें तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ना। तो फिर चलिए अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।